हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द along द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। उसमें पोटेंशियल का मैक्सिमा, मिनिमा और इंटेंसिटी का वेरिएशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यह सब पढ़े थे। ठीक है, तो अब उसी को देखना है इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर, और तब फिर इसके आगे रिंग के बारे में और आगे। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल on the equilateral bisector of joining line of two equal positive point charge of two equal positive point charge। यहाँ दो पॉइंट चार्ज है, दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों की पोलैरिटी समान है और उनके बीच का सेपरेशन दिया है। तो उनके ज्वाइनिंग लाइन के बाइसेक्टर पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना है। ये देखिए, ये दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यहाँ भी और यहाँ भी। ये ए है, ये बी, और ए बी लाइन उसका ज्वाइनिंग लाइन है और उसका मिड पॉइंट दिखा रहे हैं। उसका मिड पॉइंट पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इक्विलैटरल बाइसेक्टर, और वहीं हमें बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो होगा समद्विभाजक होगा और अभिलंब भी होगा। इसी लाइन पर ओ से ऊपर y1 और y2 लाइन में अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करना है और फिर ग्राफिकली उसका वेरिएशन भी दिखाना है। थोड़ा बहुत कल लास्ट क्लास में हुआ भी था, तो बस याद दिला रहे हैं कि ये समझ में आएगा कैसे। तो हम पॉइंट पी लिए हैं एक्सियल लाइन में इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर, और वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज रखते हैं और उस टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल, तो टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल किसकी वजह से? तो पोटेंशियल तो फील्ड का होता है, मगर फील्ड हमेशा चार्ज का होता है। और यहाँ कौन सा चार्ज है? तो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो ए पर है और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो बी पर है। तो ई पर जो चार्ज है और बी पर जो चार्ज है, उसके कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। उसके कारण पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 पाइथागोरस थ्योरम से। आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4। अब बी पर जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू चार्ज एट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। यही हुआ एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट बी पर लोकेटेड चार्ज का पोटेंशियल हुआ। उसी तरह ए पर जो चार्ज है उसके कारण भी पोटेंशियल निकालिए, तो वह भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर
L²/4 होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उनका फील्ड भी पॉजिटिव होगा और उनका पोटेंशियल भी निकला। और इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल इज एडिटिव इन नेचर, पोटेंशियल को जोड़ा जा सकता है। तो आइए जोड़ते हैं। तो पोटेंशियल को जोड़े तो आ गया 1/4πε0 2q डिवाइडेड बाई r² L²/4। ये एक्सप्रेशन है फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विलैटरल बाइसेक्टर ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ज्वाइनिंग लाइन के इक्विलैटरल बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक पर पॉइंट P पर जो मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला स्थापित किए। और ये डिपेंड करता है दोनों की अमाउंट ऑफ चार्ज पर और उस पॉइंट की दूरी पर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब उसी जगह पर इंटेंसिटी भी निकालनी है और फिर वेरिएशन देखना है और तब हमें पॉइंट चार्ज रिंग चार्ज के तरफ जाना है और फिर आगे प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी हम बताते चलेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल ऑफ द फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लोकेटेड ऑन द लाइन AB। और फील्ड कहाँ पर निकाले तो P पर, और P कहाँ है तो ज्वाइनिंग लाइन पर है। और ज्वाइनिंग लाइन कौन है तो आप देख ही रहे हैं। बिना समझे आगे ना बढ़ें, मैसेज करें, फ़ोन करें, उस पर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझे ही नहीं तो ये रात में चिल्ला चिल्ली करने का मेरा मकसद कहाँ पूरा हुआ। न्यूमेरिकल्स बनाना एक आस्पेक्ट है, लेकिन जब तक हम थ्योरी अच्छे से नहीं समझते हम प्रॉब्लम नहीं बना पाते। प्रॉब्लम का ना बनना इस बात क्या करें कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, हमारी थ्योरी ठीक नहीं है। थ्योरी को ठीक करने के लिए आप जब पढ़ रहे हैं उस समय अटेंशन से रहें। हमारे साथ इतना होता है कि हम पढ़ते समय कुछ और सोच रहे हैं, सोचते समय कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा गड़बड़ करने से फिर न्यूमेरिकल थ्योरी सब गया। इसलिए जब हम लिख रहे हैं तो हम 4-4 बार सेम बात को रिपीट करते हैं ताकि किसी का ध्यान इधर उधर है तो ध्यान इधर आ जाए। हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज लिए, एक +q है दूसरा +q है, और ये इसका ज्वाइनिंग लाइन AB है। उस ज्वाइनिंग लाइन में r डिस्टेंस पर यानी इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर r डिस्टेंस पर ऊपर पॉइंट P पर वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मतलब उस स्थान पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये उसका निगेटिव वैल्यू। अब उसी जगह हमें इंटेंसिटी भी निकालनी है। इंटेंसिटी के लिए हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। इंटेंसिटी वेक्टर है, ये याद रहे। इंटेंसिटी का एडिशन पोटेंशियल की तरह नहीं होता क्योंकि वेक्टर की तरह होगा। यहाँ पर +q चार्ज है, यहाँ पर भी +q चार्ज है, ये दूरी L/2 है, ये भी L/2 है। इसे पॉइंट A कहते हैं, इसे B। अब यहाँ पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण और इसके कारण पोटेंशियल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर B के कारण इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी क्या है तो फोर्स ही तो है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिटी कहते हैं। तो B पर जो चार्ज है उसके कारण रिपल्सन होगा और इंटेंसिटी वेक्टर इधर होगा EB या EPB ऐसा कह सकते हैं। और EPB का वैल्यू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से आएगा 1/4πε0 q/√r² L²/4 का होल स्क्वायर। जो नहीं समझें ध्यान दें, किसे नहीं समझें। ये BP डिस्टेंस है √r² + L²/4 के। उसी तरह EP निकालते हैं किसका, A का। ये बराबर होगा 1/4πε0 q/r² L²/4 का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन रिपल्सन इधर की तरफ होगा। ये EPA दोनों का डायरेक्शन रिपल्सन है, इसलिए इस तरह हुआ। अब यहाँ पर रिजॉल्व करना है तो समझ में ज़्यादा आए, तो इसके लिए इसको यहाँ से
मिटा देते हैं, ये विलोपित किए। अब इस पॉइंट P का हम डायग्राम बना रहे हैं, वेक्टर डायग्राम पॉइंट P का। पॉइंट P पर एक वेक्टर है इधर, जिसका ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी सेम थीटा होगा, इसलिए ये एंगल थीटा है। इस वेक्टर को बोले हैं EPB, यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एट B। B पर जो चार्ज है उसका जो फील्ड है उसके कारण पोटेंशियल निकालना है। B पर जो चार्ज है उसका जो फील्ड है उसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इंटेंसिटी और इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो EPB cos थीटा और इधर की तरफ होगा EPB sin थीटा। उसी तरह A पर जो चार्ज है उसका रिपल्सन फोर्स भी लगेगा, A पर जो चार्ज है उसका रिपल्सन फोर्स इधर होगा और ये हो जाएगा EPA और ये एंगल भी थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे EPA साइन थीटा और इधर की तरफ होगा EPA cos थीटा, ये दो कंपोनेंट होगा। तो इस तरह EPA और EPB दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, EPA बराबर है EPB, तो इसलिए साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। जी रिजॉल्व इस तरह करते हैं कि जब कोई वेक्टर, जैसे इसी को हम दिखा रहे हैं, ये लाइन लिए और ये लाइन है, यहाँ पर हम वेक्टर दिखाए, वेक्टर का एंगल इधर से है ये थीटा, तो हम क्या किए कि इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो लेंथ इंटरसेप्ट किया जो थीटा के लिए बेस है वह उसका एक कंपोनेंट है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो लेंथ इंटर किया वह थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, वह इस दिशा का कंपोनेंट है। मानो ये x एक्सिस है, मानो ये y एक्सिस है, तो ये हो गया लेंथ x कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट निकालना हुआ तो हम कोसाइन फैक्टर लेते हैं और ये y उल्टा हो गया, गलती, ये y कंपोनेंट हो गया और ये हुआ x कंपोनेंट, क्योंकि x एक्सिस में पड़ा है। तो ये कंपोनेंट निकालना कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है जब आपको हाइपोटेनस यानी हाइपोटेन्यूज पता हो, यानी जब आपको पता है, क्या पता है, लंब कर्ण पता है और एंगल पता है, तो आधार और लंब को पता लगाना ही तो रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर सोचें तो EPB था, EPB का वैल्यू E0 मान लेते हैं, E0 या E यहाँ पर माने ना E मान लेते हैं, तो ये E था E0, तो E0 का एक कंपोनेंट इधर वाला, तो इस ट्रायंगल में जब बेस लेंगे ना तो E0 cos थीटा होगा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा E0 sin थीटा। अब आप खुद ही समझ रहे हैं, ये E cos थीटा और ये E sin थीटा और एंगल इधर है, तो वही कंपोनेंट लेना, बेस निकालना है। आप समझ गए ना, या नहीं समझे तो मैसेज कीजिए। बात ये नहीं कि पुरानी बात है शुरू की, कुछ भी हो समझेंगे तभी ना जब समझेंगे, इसलिए तो यही काम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर EPA साइन थीटा और EPB साइन थीटा कैंसिल होने जा रहा है और EPA cos थीटा और EPB cos साइन थीटा ऐड होने लगा है, तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड किधर होगा आप ध्यान से देखिए। रिजल्टेंट फील्ड, और कोई भी बेसिक से बेसिक दिक्कत है मैसेज करके या फ़ोन करके बताइए। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना बचा, EP, EP बराबर हो गया EPB cos थीटा प्लस EPA cos थीटा दोनों का, और EPB EPA बराबर है तो क्यों ना हम ऐसे लिख दें 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में cos थीटा कैसे निकलेगा आप ही खुद सोचिए। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा कैसे निकलेगा सोचिए। एक बार फिर से याद दिला दें, there are 2 point charges located at the point A and B. They are joined by a line AB and AB equal to L.
उस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें पोटेंशियल निकालना है, निकाल चुके हैं। इंटेंसिटी निकालना है, वो निकालने वाले हैं। तो इंटेंसिटी आ रही है इस ज्वाइनिंग बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, इतना कॉस थीटा। अब इसे कॉस थीटा का वैल्यू रखें, तो कॉस थीटा उस ट्रायंगल से देखें, बेस बाई तो ओ पी डिवाइडेड बाई पी बी, ओ पी डिवाइडेड बाई पी बी। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओ पी डिवाइडेड बाई पी बी, पी बी, ओ पी डिवाइडेड बाई पी बी। तो ओ पी क्या है, तो आर है, और पी बी क्या है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह इंटेंसिटी आ गई। ई पी बराबर, यहाँ देख रहे हैं ना, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई आर और रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4। तो ये दो पॉइंट चार्ज के इक्विलैटरल बाइसेक्टर पॉइंट पर इंटेंसिटी यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। तो हम लोग अब पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव कर चुके। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें, तभी मन लगता है, अदरवाइज आदमी थोड़ा थोड़ा देर पर बाहर होता रहता है और नेटवर्क भी उसको भगाता है। तो जब तक शामिल नहीं होंगे पता कहाँ चलेगा कि कहाँ पढ़ रहे हैं। अब एक्शन वैक्शन से कैसे हम आपको रोक पाएंगे। ई पी बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR और एल स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। यही आया, सब लोग सहमत हैं। ये हम लोग क्या निकाले, तो इंटेंसिटी निकालें। कहाँ पर, तो इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर। किसका, तो ज्वाइनिंग लाइन का। और ज्वाइनिंग लाइन कौन, तो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, ये ज्वाइनिंग लाइन है। ये हम इंटेंसिटी निकाल लें। अब इसका वेरिएशन एक बार फिर से सुना दें, कहाँ पर पोटेंशियल और कहाँ पर इंटेंसिटी निकालें। हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लिए, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकाल लें। यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये ए है, ये बी है, और ये मिड पॉइंट है। और इसके इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर कहाँ से कहाँ तक बाइसेक्टर सीधा नहीं हो पा रहा है, ये देखिए सीधा हो गया। तो ये इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर पॉइंट ओ से ऊपर पॉइंट पी पर ओ पी बराबर स्मॉल आर है, और आर का वैल्यू 0 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी जाता है ऊपर में, और उतना ही 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले पोटेंशियल का वेरिएशन देखा जाए, कहाँ कहाँ लेंगे, तो एट आर बराबर 0 पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखिए कितना आता है। इस फॉर्मूला में आर बराबर 0 रखें, अपनी कॉपी में वहाँ रख के देखें, अदरवाइज आपका मन नहीं लगेगा। सिर्फ हम गुनाह करें, एक्शन में हम चिल्ला चिल्ली मचाएं और आप तमाशा देखें तो ठीक नहीं ना। शामिल होइए, देखिए आर बराबर क्या रखें, 0 रखिए, और देखिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। आर बराबर क्या रखें, तो आर बराबर ये 0 रखिए मिड पॉइंट के लिए, पॉइंट ओ के लिए आर बराबर 0 रख के देखिए क्या आता है। जब स्मॉल आर बराबर 0 रखेंगे पोटेंशियल के फॉर्मूला में, तो रखते हैं हम यहाँ पर आपके लिए रफ वर्क करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q रूट अंडर 0 का स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, यानी ये आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई एल। तो इंटेंसिटी आ गई 4Q, पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव, और कितना आया, तो 4Q बाई एल, यानी मिड पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव आया। अब ऊपर के लिए आर बराबर प्लस इन्फिनिटी रखिए, कहाँ रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे। ये आर बराबर प्लस इन्फिनिटी कॉपी पे रख कर सॉल्व करके तब आगे बढ़ेंगे। आर बराबर प्लस इन्फिनिटी, तो वी पी बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q आर बाई इन्फिनिटी प्लस एल स्क्वायर बाई 4। अब समझ लीजिए कोई भी टर्म को
इन्फिनिटी में जोड़ दें तो वो अनंत ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ जब हम जोड़े तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह गया, और नीचे इन्फिनिटी हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा आप सोचिए। यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया नीचे, तो रिजल्टेंट वैल्यू पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालिए, चुपचाप नहीं बैठिए। देखिए पोटेंशियल आ गया, इन्फिनिटी गलत आया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पोटेंशियल इन्फिनिटी नहीं आया है, आर बराबर प्लस इन्फिनिटी रखने पर नीचे वाला टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को किसी संख्या से जोड़ देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और किसी नंबर को इन्फिनिटी से भाग देंगे तो इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, वो जीरो आएगा। तो इसीलिए पोटेंशियल ज़ीरो आता है प्लस इन्फिनिटी पर, सही बात है। उसी तरह माइनस इन्फिनिटी रख के देखिए, एकदम शामिल होइए, गुना भाग कीजिए, वो एक्शन में हम रहें और आप बैठे रहें तो आपको मन कैसे लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर पढ़ाई का कौन मतलब, क्यों टाइम बर्बाद करें। तो आप अपना, हमारा तो टाइम खाली है। आर बराबर माइनस इन्फिनिटी रखिए पोटेंशियल के फॉर्मूला में यहाँ पर, और माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा और उसमें कुछ भी जोड़ दो इन्फिनिटी होगा, और उससे भाग दो तो भी ज़ीरो आएगा, तो ऊपर भी पोटेंशियल ज़ीरो है। यानी इस मिड पॉइंट से ऊपर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो है, और मिड पॉइंट से नीचे इन्फिनिटी पर भी ज़ीरो है, और मिड पॉइंट पर पॉजिटिव आया है, और मैक्सिमा भी है। आप चाहें तो मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं, आप क्यों चाहेंगे, हम ही चाह रहे हैं, इसलिए हम चेक करके देखते हैं कि मैक्सिमा कहाँ बनता है और मिनिमा कहाँ बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता है। देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक बार बॉक्स में साइड में लिख लीजिए, अगर इसको हमेशा याद करना होगा, मतलब याद रखना होगा। मैथ वाले को मौका मिलेगा शायद पढ़ने का, लेकिन पढ़ने की बात नहीं, अभी तुरंत जो बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए तो आगे आसानी होगी। हम जो इस टाइम पढ़ा रहे हैं इसमें बेसिक से लेकर ऊपर तक जाने का प्लान है, पूरा डिटेल से न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ दिन चल देगा, तो उसके बाद इसको बांट देंगे दो भाग में। तो ये वीपी क्या है, तो वीपी आर पर डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले पता लगाइए कि इफ फॉर आर इक्वल टू R1, यानी आर के किसी मान R1 के लिए, आर के किसी वैल्यू R1 के लिए, अगर आर इक्वल टू R1, अगर डी वी पी डी आर फर्स्ट रेट इज ज़ीरो एंड साथ में सेकेंड रेट डी टू वी पी डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर ऐसा हो देन पोटेंशियल हैज़ मिनिमम वैल्यू, पोटेंशियल हैज़ मिनिमम वैल्यू। तो इस समय वीपी का वैल्यू मिनिमम होगा। यानी अगर मान लें एक रिलेशन है जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, वीपी आर पर निर्भर करता है, वीपी इज फंक्शन ऑफ आर, और आर के किसी भी वैल्यू R1 R2 R3 किसी के लिए अगर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस डी वी पी डी आर ज़ीरो हो, और सेकेंड रेट पॉजिटिव मिल जाए, तो आर के उस वैल्यू पर पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होगा। इसको बॉक्स में लिखें और याद रखें, काम आएगा अभी भी और भविष्य में भी। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का पता लगाने का ये तरीका। मैक्सिमम के लिए भी लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू का तरीका है कि अगर मान लीजिए कि वीपी ना हो, वाईपी हो, ईपी हो, कुछ भी हो, सब के लिए अगर वीपी इज फंक्शन ऑफ आर एंड इफ फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू आर इक्वल टू R2 हो, ये जो वीपी है ना ये R1 पर है, ये भी जो है R1 पर है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ R2 डी वी पी डी आर फॉर आर बराबर R2 के लिए ज़ीरो पाया जाए, एंड डी टू वी पी डी आर स्क्वायर आर इक्वल टू R2 के लिए पॉजिटिव नहीं निगेटिव पाया जाए, देन वीपी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, वीपी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। हमको कभी भी चेक करना है कि क्या इस फंक्शन में कोई मैक्सिमा है कि नहीं, कहीं मिनिमम मिलता है कि नहीं, या सब जगह कांस्टेंट है, या घटता हुआ है, या बढ़ता हुआ है। तो तरीका है उस फंक्शन को एस्टेब्लिश किए, हम किए ना, हम लोग वीपी इज ए फंक्शन ऑफ आर स्थापित किए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके पता लगाएं कि ये शर्त पूरी हो रही है कि ये शर्त पूरी हो रही है।
अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो उस स्थान पर आर के उस वैल्यू पर मिनिमम आएगा बीपी का वैल्यू, और ये स्थान पूरा हो रहा है तो मैक्सिमम आएगा। यही कंसेप्ट इस फॉर्मूला पर अप्लाई करके चेक करते हैं कि आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो आया है, आर बराबर माइनस इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल जीरो आया है, बीच में कोई जगह ऐसी है जहां मैक्सिमा आया हो, बीच में कोई ऐसी जगह है जहां मिनिमम आया हो, या सब जगह बढ़ता हो कांस्टेंट हो, इसी का पता लगाने चल रहे हैं। आपको लगेगा सर ये बहुत फालतू बहुत याद है, नहीं वो फालतू नहीं, ये बेस वर्क है, इसी पर आप नीट का हो या जेई मेन के आधार शिला रख सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, सिर्फ समय बर्बाद होता है 4 साल। और हर साल मायो में आप अच्छा कर लेंगे, मैथ में अच्छा कर लेंगे, और यहाँ पर जाके लटक जाएंगे कि अरे फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए इसको पूरा ध्यान से, ये बेस वर्क हो रहा है। अब इसके बाद अगर मौका मिला तो फिर हम लोग उस केस भी देखेंगे, तो इसलिए तो ये क्लास सबके लिए, थोड़े दिन बाद इसमें बांटेंगे। तो अभी हमें डिफ्रेंशिएट करके पता लगाना है कि इसको पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को लोग कहेंगे हमको डिफरेंशियल नहीं आता, ये बहाना अब ख़त्म हो गया, एक बार बताया फिर बता देंगे, मगर ये बहाने के खुद को मत समझाइए, नहीं आता भाइयों है तो क्या हुआ, एक बार सीख लेंगे, हो गया, मामूली बात है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 और पावर इस पर -12। अब सोचिए माइनस का स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है उस पर पावर हाफ है, और वो डिनोमिनेटर में ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अब ये लिख दिया इसे, अब चल रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने, फर्स्ट डिफरेंशियल रेट निकालने, फिर सेकंड डिफरेंशियल रेट निकालने, तो ये सब कांस्टेंट है। अब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है ना उससे गुना कर दीजिए, तो गुना कर दिए, उसके बाद उसके ऊपर जो पावर है ना उसमें एक घटा दीजिए, ऐसे हाफ है ना, हाफ में एक और घटा दीजिए, और उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर घुसिए और पहला टर्म मिल रहा आर स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आर पर पावर 2 - 1, फिर दूसरा टर्म मिल रहा एल स्क्वायर बाई 4, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बदलते नहीं, जो बदलते नहीं उनका रेट ऑफ चेंज ज़ीरो होता है, ये नियम है, ये कंसेप्ट है। इसलिए L/4 का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। समझ में आई बात? तो L/4 का रेट ऑफ चेंज ज़ीरो आ गया, बच गया किसका, तो बच गया सो आप देख रहे हैं, तो ये ज़ीरो आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो फर्स्ट रेट ऑफ चेंज जो आया है dVp dr, इसका वैल्यू देखिए कितना आता है, ये -12 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो काट कूट करते हैं तो ये 2 और ये 2 गए तो बच गए कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक 2 रह जाएगा, एक 2 आर, और नीचे आ गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2 और एक माइनस साइन। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो आया है उसमें से एक माइनस आया है, रेट ऑफ चेंज जो आया है उसमें एक माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं, रेट ऑफ चेंज माइनस में आ रहा है, ये -1 ये, और एक कहाँ से माइनस आ गया भाई, हमको गलती हो गई, माइनस, हाँ एक ही तो माइनस है ये, और कोई माइनस नहीं, और कोई माइनस नहीं, तो इसीलिए माइनस आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए और सेकंड रेट निकालिए, समझे, सेकंड रेट कैसे निकलेगा, तो सेकंड रेट में के निकालने के लिए हम इस तरह सोचते हैं d2Vp dr स्क्वायर, ये 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लें, और यहाँ पर सेकंड रेट निकालना होगा तो इसको निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे r और ब्रैकेट में r प्लस एल स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। देखिए ठीक से, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ दो टर्म का प्रोडक्ट है,
लोग कहेंगे इतने झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है अगर सीरियसली पढ़ते हैं, टाइम पास नहीं है। फर्स्ट डिफरेंशियल 1 और यहाँ हो गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर -3/2। और सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में हम आर को कांस्टेंट मान लिए और इसका डिफ्रेंशिएट किए 3/2 और इस पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर -5/2 2r + 0 ब्रैकेट बंद। तो सेकेंड रेट ऑफ चेंज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं dVp/dr स्क्वायर, ये बराबर आ गया, यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं 2q 4πε0 और महा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1/r² L² 4 3/2 और यहाँ माइनस साइन देख लीजिए, यहाँ 2 भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ माइनस साइन लिख कर लिखेंगे 3r² L² 4 5/2। अब आपके सामने है फर्स्ट रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला और सेकंड रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला और सेकंड रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला और पोटेंशियल का भी फॉर्मूला। हम पता लगाने वाले हैं कि आर के किस वैल्यू पर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज 0 आता है और उस वैल्यू पर सेकंड रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो आर के किस वैल्यू पर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज 0 आता है, इसको मालूम करने के लिए फर्स्ट रेट ऑफ चेंज को 0 के बराबर लिखिए। तो फॉर dVp/dr टू बी 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा और पूरा एक्सप्रेशन, अच्छा ये गलती हो गई, सेकेंड रेट निकालते समय इस माइनस का ख्याल नहीं रखे, यहाँ माइनस भी होगा। तो फर्स्ट रेट ऑफ चेंज इसको 0 के बराबर करने का मतलब है या तो ऊपर वाला टर्म 0 है या नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी है, यही ना अर्थ हुआ। या तो 0 होने का मतलब है या तो ऊपर वाला टर्म 0 है या नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी है। तो ऊपर वाला टर्म 0 जब होगा तो उस समय यहाँ हम r कॉमन भी ले सकते हैं, ले ही लेते हैं, आपको सुविधा होगी 2q/4πε0 और यहाँ पर ऊपर r लीजिए, नीचे r³ आ जाएगा तो r हट के 1/r² ब्रैकेट में 1 + L² 4r² पावर 3/2। अब आप खुद ही देख लीजिए ये फार्मूला 0 कब होगा, जब ये r का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या इस पूरे टर्म का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो ये जो 0 तब होगा जब पहला केस r, ये नीचे वाला टर्म देख रहे हैं r बराबर इन्फिनिटी हो जाए और दूसरा केस ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाए, यानी r बराबर कितना हो जाए, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाए तब ने 0 होगा। तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी होने का मतलब है L² 4r² बराबर इन्फिनिटी हो जाए। तो ये पूरा टर्म जो इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब हुआ 4r² 1 + r² + L² इन्फिनिटी, यानी 4r² 0, यानी r बराबर 0। तो अब 2 वैल्यू आ गया, देखिए ठीक से इस फॉर्मूला में 2 वैल्यू आया, एक r बराबर 0 आया, एक r बराबर इन्फिनिटी आया। इन्हीं 2 में से किसी एक जगह मैक्सिमा होगा। अगर नहीं समझे तो आप मैसेज कीजिए बउआ जी, बहुत लोग, हम चेहरा तो नहीं देख रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि नहीं समझे। देखिए हमने इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को कैसे प्राप्त किया, एक नज़र पहचानिए। हमने किया क्या है, तो हम इसको माइनस साइन लिया, सही है। उसके बाद हम क्या किए 2q/4π अलग कर दिए और उसके बाद क्या किए, वो ऊपर r था, नीचे r² कॉमन लिए। जब r² कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर ऊपर ऐसे r² आ गया, आया, और साथ में ब्रैकेट के अंदर आया 1 + L² 4r² पावर सबके ऊपर 3/2, सही है। अब इसको और आगे बढ़ाए तो -q/2πε0 और यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर भी r है और नीचे r² है। आप देखिए ध्यान से, ऊपर r है और नीचे भी r² है, ऊपर r है और नीचे r² है। तो ये r जो टर्म है ना, r देख रहे हैं ना, ये इसको इससे r और r पर पावर क्यूब
और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल स्क्वायर 4r² 3/2। अब इस r से इस r को कैंसिल किए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² और महा ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर 4r² पावर 3/2। अब इसको जब जीरो कीजिएगा तो आप ही बताइए ना इसके जीरो होने की क्या शर्त है। इसके जीरो होने की शर्तें हैं, सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त है कि r बराबर इन्फिनिटी हो जाए। दूसरी शर्त है ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाए। तो फॉर डी पी डी आर टू बी जीरो r मस्ट बी इन्फिनिटी, ऑप्शन 1 प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, या दूसरा ऑप्शन 1 प्लस एल स्क्वायर बाई 4r² बराबर जीरो हो जाए, नहीं तो बराबर इन्फिनिटी हो जाए। ये कैसे होगा? तो 4r², यहाँ 4r² प्लस एल स्क्वायर, इन्फिनिटी का मतलब होता है 4r² प्लस एल स्क्वायर ज़ीरो हो जाए, जिसका मतलब निकला r बराबर ज़ीरो हो जाए। तो हम दो वैल्यू प्राप्त किए, एक वैल्यू है r बराबर ज़ीरो और एक वैल्यू है r बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी। इन दो जगहों पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ज़ीरो आया है। अब हमें चेक करना है इनमें से किस जगह पर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये दो जगह r बराबर जीरो यानी मिड पॉइंट और r बराबर इन्फिनिटी यानी ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, इन दोनों जगहों पर पोटेंशियल का रेट ऑफ वेरिएशन शून्य आया है। अब हमें इसमें चेक करना है कि इन दो वैल्यू में से किस वैल्यू के लिए सेकंड रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है और किस वैल्यू के लिए सेकंड रेट ऑफ चेंज निगेटिव है। आपकी आंखों के सामने ये सेकंड रेट ऑफ चेंज निकला हुआ, ये देखिए, इसमें पहले माइनस भी है। और मैथ से घबराने का नहीं, मैथ को हेड ऑन सामना करने का आसान हो जाता है। हम इसको जीरो के बराबर किए तो कब? जब r बराबर जीरो, जब r बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये दो वैल्यू हमें मिले कि इस पोटेंशियल फंक्शन का वेरिएशन रेट ज़ीरो कब होगा? जब r बराबर क्या हो? तो जब r बराबर इन्फिनिटी हो या जब r बराबर ज़ीरो हो। अब आगे चेक करना है इन दो वैल्यू में से किस वैल्यू पर डी पी डी आर तो जीरो है, दोनों पर सेकंड रेट जीरो होगा। तो फॉर r इक्वल टू ज़ीरो पता लगाइए सेकंड रेट ऑफ चेंज क्या होगा। आप निकालना आसान काम है। देखिए ना ये फार्मूला देख रहे हैं ना, ये इसमें जहाँ जहाँ r है वहाँ शून्य रखिए। देखिए प्लस आता है कि माइनस आता है। सर कॉपी नहीं लाए तो अब क्या करें हम? बोलो, कॉपी तो पास में होनी चाहिए। आपने ये जो फार्मूला रखे ना, ये फार्मूला इसको नोट कीजिए, यहाँ माइनस साइन भी है, इसमें r बराबर जीरो रखते हैं। क्या ये सेकंड रेट ऑफ चेंज प्लस आता है या सेकंड रेट ऑफ चेंज माइनस आता है? ये जरा पता लगाइए ना। अभी नहीं पता लगाएंगे तो कैसे होगा? पता लगाइए। तो इसका पता लगाने का तरीका होगा कि इस फॉर्मूला में हम यहाँ रखते हैं, इसमें माइनस साइन बाहर है, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में जब r बराबर जीरो रखते हैं तो आ कितना जाता है? तो आ जाता है r, ये सिर्फ बच जाता है, ये एल स्क्वायर है ना, तो ये बच जाता है 8/L³। और सेकंड रेट के बारे में, सेकंड टर्म के बारे में देखिए, जब इस सेकंड टर्म में r बराबर जीरो रखते हैं तो ये सेकंड टर्म क्या हो जाता है? जब इसमें यहाँ r बराबर जीरो रखते हैं, यहाँ r बराबर जीरो रखते हैं, तो सेकंड टर्म क्या हो जाता है? एक नज़र सोचिए तो। फर्स्ट टर्म का तो समझ गए, सेकंड टर्म क्या हो जाता है? कोई नहीं सोच रहा, सब लोग इंतजार में, हम लिखेंगे तो छापेंगे। कैसी बात हो गई? यहाँ सेकेंड टर्म, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें r बराबर जीरो रखते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? अगर आपको दिख रहा है, अगर आप कॉपी पर लिखे हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ r है उसे शून्य कीजिए ना। तो पहला शून्य कीजिएगा तो L/2 का होल क्यूब आएगा, तो इसीलिए वो आ गया 8/L³। दूसरा टर्म में r बराबर शून्य करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? जी आंसर आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं जी सर वो तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ये जीरो हो गया। तो अब बताइए सेकंड रेट ऑफ चेंज निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? सेकंड रेट ऑफ चेंज इस समय निगेटिव आया r बराबर जीरो पर कि पॉजिटिव आया? कहेंगे सर हमको दिखाई नहीं दे रहा। कैसे नहीं दिख रहा? ये सामने में,
ये डबल डिफरेंशियल रेट माइनस साइन था, और इसमें हम r बराबर 0 रखे थे, और इसमें हम r बराबर 0 रखे थे, तो ये टर्म आया था, यहाँ माइनस साइन तो यथावत है ना, तो सेकेंड रेट ऑफ चेंज क्या आया, निगेटिव की पॉजिटिव, r बराबर 0 पर, r बराबर 0 मिड पॉइंट है, निगेटिव आ गया, सब लोग देख रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई। मिड पॉइंट पर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज 0 है और सेकेंड रेट ऑफ चेंज निगेटिव है। मिड पॉइंट पर r बराबर 0, आपको फिर से डायग्राम याद दिखा दें, शायद कॉपी में लिख भी ना रहे हों, कहे कि ऑनलाइन में लिखा नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, ये ऑनलाइन थोड़ी है। तो यहाँ पर ये r बराबर 0 कौन सी जगह है, तो r बराबर 0 ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज 0 आया है, और पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज निगेटिव आया है। अब दिए गए कंडीशन को चेक करके आप बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल का मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। जो दो कंडीशन हम लोग कॉपी पर लिखे थे उसके आधार पर बताइए कि यहाँ पोटेंशियल फंक्शन का मैक्सिमा आएगा कि मिनिमम आएगा। r बराबर 0 यानी मिड पॉइंट वो जगह है जहाँ पोटेंशियल के वेरिएशन का रेट, पोटेंशियल के वेरिएशन का रेट, पोटेंशियल के वेरिएशन का रेट 0 है और रेट का वेरिएशन का रेट निगेटिव है। तो आपने जो कॉपी में कंडीशन दिया उसके हिसाब से यहाँ मैक्सिमा है कि मिनिमम है। आपकी कॉपी देख तो लीजिए, अपनी कॉपी में लिखे थे दो कंडीशन, अब नहीं लिखे हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो तब फिर सीखना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कंडीशन लिखे थे कि r का वो वैल्यू जिसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ वेरिएशन इन r इज 0 एंड सेकेंड रेट इज नेगेटिव इज द पोजीशन वेयर द मैक्सिमा अकर्स। देखिए मैक्सिमा हो गया, कोई नहीं मैसेज किए एक आदमी के अलावा, यानी बाकी लोग कॉपी नहीं देखे। तो इसलिए एट r बराबर 0 फर्स्ट रेट इज 0, सही बात है, नहीं, एंड सेकेंड रेट इज निगेटिव, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। देयरफॉर वीपी अटेन्स मैक्सिमा, वीपी यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। एक ही वैल्यू, इन्फिनिटी से कुछ नहीं फायदा होगा। देख लीजिए आपके दिमाग में होगा कि सर r बराबर 0 तो चेक कर लिए, r बराबर इन्फिनिटी क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, करिए ना। r बराबर इन्फिनिटी पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज को देखिए ना क्या आता है, मैक्सिमा प्लस आता है कि माइनस आता है। यहाँ पर r बराबर इन्फिनिटी रखिएगा तो ये तो पूरा टर्म में इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा। एक ही पॉइंट है जहाँ मैक्सिमा हुआ, वो कहाँ, तो मिडिल में। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ये y एक्सिस पर पोटेंशियल लीजिए और x एक्सिस पर एक्सियल लाइन है r बराबर 0, इधर r बराबर प्लस इन्फिनिटी और इधर r बराबर माइनस इन्फिनिटी। अब r बराबर 0 पर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी अभी निकाले थे, तो एक बार चेक कीजिए कॉपी में कि r बराबर 0 पर पोटेंशियल कितना है, r बराबर 0 पर पोटेंशियल कितना है चेक कीजिए। r बराबर 0 रखिए क्या रखे थे ना, पोटेंशियल आया था 1/4π4q/L, पॉजिटिव वैल्यू आया था, और r बराबर इन्फिनिटी पर 0 आया था और r बराबर इन्फिनिटी पर 0 आएगा। इसका मतलब r बराबर 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, आया है ना पहले, और r से आगे जाने पर भी घटता है और पहले में भी घटता है, तो इसलिए ये वैल्यू आएगा। यही तो ग्राफ है इसका, इसमें तो साबित हो गया ना मैक्सिमा कहाँ है, तो मिड पॉइंट पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इतना है, इतना कितना आपको दिखाई दे रहा है 2qr, पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 4q/L। तो इस तरह इस दो चार्ज पार्टिकल, ये दो चार्ज पार्टिकल, आपको हम इम्पोर्टेंस इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा रुकिए तो बताएं कैसे, इसी को सीख कर हम सब सीख जाते हैं। आप इससे यहाँ पता किया तो पता चला यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है। इसी को अगर कोई ऐसे घुमा दे तो रिंग बन जाएगा, कैसे, ऐसे, यहाँ भी चार्ज हो यहाँ भी चार्ज हो, ऐसे घुमा दे, यहाँ भी चार्ज हो यहाँ भी चार्ज हो, यानी इसका जब रेवोल्यूशन कराएंगे तो सब जगह चार्ज डाल दें, तो ये चार्ज 2 पॉइंट चार्ज के बदले
ये रिंग बन जाएगा, उसका पैटर्न भी ऐसा ही होगा। ये बात ज़रा सोचिए कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के ज्वाइनिंग लाइन के बाइसेक्टर पर आप पोटेंशियल का वेरिएशन समझ पाएँ तो इसी में तो बन जाता है रिंग, क्योंकि आमने सामने 2 चार्ज है, ऐसे एक चार्ज इधर एक इधर, अगर ऐसे भी रख दिया तो एक चार्ज सामने और इधर, और ऐसे भी रख दिया तो ये पूरे सर्कल पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कौन चीज़ बन गया? पॉजिटिवली चार्ज रिंग बन गया। और रिंग के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एकदम उसी तरह का होगा जैसा 2 लाइन पर। ये रेवोल्यूशन कहलाता है। इसको रेवोल्यूशन का एक आइडिया और दे देते हैं। एक सर्कल लीजिए और रिंग को अपने डायमीटर के अबाउट घुमाइए। जब आप उसे रिवॉल्व कराएंगे, मतलब रेवोल्यूशन होगा, तो कौन सी फिगर बनेगी 3D में? एक सर्कल है, सर्कुलर रिंग है, उसको डायमीटर के अबाउट घुमाइएगा तो कौन सी फिगर बनेगी 3 डायमेंशन में? मैसेज कर सकते हैं, बोलते हैं तो अच्छा। एक सर्कुलर रिंग है, उसको डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? ये सर्कुलर रिंग है, इसको डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाइएगा तो कौन सी आकृति बनेगी? नहीं समझे। ये सर्कुलर रिंग है, इसको इस डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाएंगे तो 3D फिगर कौन सा शेप बनेगा? कितना बात बोले। एक सर्कुलर रिंग को अपने डायमीटर के अबाउट टर्न लें तो किस तरह का फिगर बनेगा? किसी को आइडिया नहीं आ रहा है? यही तो बता रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल डायमीटर के अबाउट, तो वो जो जगह घेरेगा घूमता हुआ रिंग, वो कैसा आकृति होगा? एस्फीयर होगा। एकदम सही है, यही बात ना बोल रहे हैं। ए रिंग, रेवोल्यूशन ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स ओन डायमीटर रिजल्ट्स इनटू ए स्फीयर। उसी तरह रेवोल्यूशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अबाउट द एक्सिस रिजल्ट्स इनटू ए सर्कुलरली यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो जब ही समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत जनरलाइजेशन होता है फिजिक्स में। एक कॉन्सेप्ट यहाँ है, वही कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा चेंज लाकर सब जगह अप्लाई हो जाता है। इसलिए हर टॉपिक को सीरियसली लीजिए, नहीं लीजिएगा तो क्या करेंगे? तो ये पोटेंशियल का वेरिएशन पर है। अब इसी लाइन में इंटेंसिटी का भी वेरिएशन बताएंगे। वो आप आज भर इतना ही रहने दें, कल इस पर फिर बात होगी इंटेंसिटी के वेरिएशन की।